अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग वर्ल्ड वॉर वन पढ़ेंगे आज। यूएसए हिस्ट्री के अंदर हम 20th सेंचुरी के अंदर आ चुके हैं। इससे पहले हमने प्रोग्रेसिव एरा वाला पार्ट पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद आपके पास वर्ल्ड वॉर वन। बच्चों, वर्ल्ड वॉर वन जो है, इसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो इसके ऊपर पूरी 600 पेजेस की बुक्स हैं बकायदा, और 2-2 घंटे की आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड ना। लेकिन थिंग इज कि हमें वर्ल्ड वॉर वन को इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना। जिनका आईआर है उनको एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि आईआर में भी वर्ल्ड वॉर वन आएगी और अभी यूएसए में भी आ रही है, ठीक है। हमें कुछ सर्टेन सवाल चाहिए इन यूएसए हिस्ट्री, इनके जवाब चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे थी क्या, हुई क्यों थी। इसी तरीके से यूएसए जो है वो पहले तो कहता था हम न्यूट्रल हैं, वुडरो विल्सन की जो पॉलिसीज थी। इसके बाद भी यूएसए ने पार्टिसिपेट क्यों किया और यूएसए पे इसका इम्पैक्ट क्या आया। इतनी सी चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन का कोई दूसरा नाम है। तो हाँ जी, वर्ल्ड वॉर वन को ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। इस ग्रेट वॉर क्यों कहा जाता है, और इसका जो थिएटर था वो यूरोप था, ठीक है। पूरा यूरोप जो है इसका थिएटर था, और तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां जो है वो लॉस हुई थी। कौन कौन सी पावर उस टाइम पे मौजूद थी, तो देखें उस टाइम पे ये एम्पायर्स होती थी पूरी के पूरी, ठीक है। जैसे मुल्क नहीं होता था पहले, एम्पायर्स होती थी जिसमें इनके कब्जे वगैरह होते थे। तो अगर हम देखें तो 8 से 9 ये एम्पायर्स वहां पे मौजूद होती थी, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, जर्मनी है, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, इटली, रशिया, ओटोमन एम्पायर। अब इसमें अलायंसेस थे आपस में इन पावर्स के, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि 5 कौन सी कॉजेज बनी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुई, तो सबसे पहले थी नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है, देखें, मोनार्क्स थे तमाम कंट्रीज के अंदर। नेशनलिज्म होता है कि मोनार्क्स जो हैं, यानी वन मैन शो, वो कहता है कि जी हम एक अजीम कौम है, ठीक है, और हमें पूरा यूरोप चाहिए, हम पूरे यूरोप पे कब्जा करेंगे, ये हमारे लोग होने चाहिए। जो चीज वर्ल्ड वॉर टू की भी कॉज थी ना, वो नेशनलिज्म थी। जैसे हिटलर कहता था कि हम आर्यन रेस से हैं, हम सुपीरियर रेस है, राइट। हम सुपीरियर रेस है तो हम क्या करेंगे, हमें पूरी दुनिया पे छाना है, हमें अपना खोया हुआ वकार वापस चाहिए, क्योंकि जर्मनी वॉज ऑलरेडी ऑन द लूजिंग साइड, ठीक है। और बाकी जो पावर्स थी, जिसमें सिर्फ ब्रिटेन उस टाइम पे एक पावर था। इसी तरीके से फिर आपस में से पहले भी कुछ वॉर्स थी 1800 के एंड पे। फ्रांस वॉज लाइक थर्ड पे, आप इसको कह सकते हो। तो नेशनलिज्म क्या था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही थी कि जी हमें एक होना है, और हमें लड़ना है अंडर वन नेशन कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है कि आप अपनी टेरिटरी को वास्ट कर रहे हैं। दो रीजन की वजह से, एक, पहले जो ताकत थी ना वो एरिया के हिसाब से होती थी कि भाई देखो मेरे पास इतनी ताकत है, मेरा इतना एरिया है। दूसरा कि आपने अपनी चीजों को बेचना भी तो था, सही है। जो काम यूके जो है वो यूएसए में कर रहा था, वो क्या कर रहा था, इंपीरियलिज्म था। यूके ने भाई अपनी मार्केट बनाई, अपनी इंडस्ट्री बनाई, यूएसए जाता था यहाँ से रॉ मटेरियल और लेबर, ठीक है, यहाँ से उठाया, काम करवाया, प्रॉफिट लेकर चीजों को फिनिश गुड बना के अपने मुल्क में ले आया। दिस इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। यही काम जो है बाकी ममालिक भी करना शुरू हो गए। मिलिट्रिज्म क्या था कि मिलिट्री माइट सबसे ज्यादा यूके के पास थी, नेवी। फिर इसको देखा देखी जापान ने, यूएसए, तमाम ही कंट्रीज ने फिर अपनी मिलिट्री बनाना शुरू, ठीक है। उसके बाद अलायंसेस थे। अलायंसेस बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिडन भी होते हैं, और किसने किससे कब एग्रीमेंट किया आपको पता ही नहीं होता। जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब ना एक हो गए थे। अब आप देखें, पहले ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे जब हम अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे एक हो गए। इन्होंने अपनी जो पावर्स बनाई उसको कहते हैं अलाइड पावर्स। ये ग्रुप था यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा था, जाहिर है किसी से लड़ रहे होंगे, तो वो थे सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में कौन से, जैसे ओटोमन था, इवन आपके पास ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर है, जर्मनी है, ये इसके खिलाफ लड़ रहे थे। अब सिलसिला होता क्या है, जो आखिरी कॉज जो कि एक एक माचिस साबित होती है हर चीज के लिए, वो ये था कि ऑस्ट्रिया हंगरी के एक आर्क ड्यूक थे, फेर्डिनेंड। ये अपनी वाइफ के साथ विजिट पे थे सर्बिया में, और इनके ऊपर अटैक होता है और इनको मार दिया जाता है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर उस टाइम बहुत ज्यादा
नाराज होती है, वो कहती है कि जी हम इसका बदला लेंगे, और वो समझते हैं कि जी ये फर्स्ट इन्होंने बंदे को हमारे मार के हम पे वॉर डिक्लेयर कर दी। अब आप देखो बेटा कि जैसे तीन ममालिक हैं, ए बी और सी। ए और बी ने आपस में मुआहिदा किया हुआ है कि अगर बी पे कोई अटैक करे या ए पे कोई अटैक करे तो हम दोनों मिल के उसका दिफा करेंगे। तो होता ये है कि सी ने बी के ऊपर अटैक किया तो ए ने सी के ऊपर अटैक कर दिया। दिस इज कॉल्ड अलायंसेस। एग्जैक्टली यहाँ पे ये हो रहा था कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उसके ऊपर जब अटैक यानी हुआ तो जर्मनी ने इसका साथ दिया। जर्मनी ने कहा जी हम तुम्हारे साथ हैं। इसी तरीके से ऑटोमन एम्पायर ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर फ्रांस और ब्रिटेन एक हो गए। जब ये दो एक हुए तो रशिया ने कहा जी मुझे भी कुछ ना कुछ पार्ट चाहिए, तो रशिया इनके साथ चला गया। तो दिस इज कॉल्ड अलायंसेस। तो एक के ऊपर अटैक ऐसा समझा जाता था पूरी कौम के ऊपर अटैक है। अच्छा, अगर हम देखें कि जो दूसरी चीज इस तरफ अगर हम हाईलाइट करें तो हो क्या रहा था, हर कोई अपने आप की पावर इंक्रीज कर रहा है। जैसे तैसे हर किसी को पावर चाहिए, तो यहाँ पे हिडन अलायंसेस भी थे। ठीक है, वो बाद में हम इसका तस्करा कर लेंगे कभी कि हिडन अलायंसेस क्या होते हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पे इटली जो है वो पहले साथ था किसके, सेंट्रल पावर्स के। बाद में उसने एक ट्रीटी करके वो फिर अलाइड की तरफ चला गया। वॉर चल रही है, यूएसए का इसमें कोई अमल दखल नहीं है बेटा। 1917 तक यूएसए जो है 1917, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पे वुडरो विल्सन थे और अगेन न्यूट्रलिटी की पॉलिसी पे चल रहे थे कि हमने तो अटैक करना ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन कुछ ऐसे फैक्शन फिगर थे जिसकी वजह से यूएसए को इसमें कूदना पड़ा। अब वो क्या थे? नंबर वन, ट्रेड विथ यूरोप। ट्रेड विथ यूरोप क्योंकि अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था, हमने सारी डिस्कशन की, जैसे यूरोप से ट्रेड शुरू कर दी, ये उसको वेपन्स भी सप्लाई करता था। तो अब डर ये था, थ्रेट ये था यूएस को कि देखो पूरा यूरोप तो तबाह हो जाएगा। अब पूरा यूरोप तबाह हो गया तो मेरे पैसे कौन देगा, मैं इकोनॉमिक लॉस में चला जाऊंगा, तो मुझे यूरोप का साथ देना है। पहला ये रीजन। दूसरा ये कि रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आ चुका था और रशिया जो है वो कम्युनिज्म की पॉलिसीज पे था। तो डर ये भी था कि रशिया कम्युनिज्म को स्प्रेड करेगा यूरोप के अंदर। तो ये रीजन हो गए आपके पास। अच्छा, उसके बाद जी जर्मनी एक बड़ी गलती कर देता है। जर्मनी कर देता है अटैक ऑन वेसल। क्योंकि समुद्र में जंग हो रही थी तो उसे अंदाजा नहीं हुआ कि वो जिस वेसल को मार रहा है वो किस मुल्क की है। बेसिकली उसने लुस्टियाना शिप को हिट किया और उसके अंदर थे अमेरिकन मर्चेंट्स। अभी तक यूएसए वॉर से बाहर था, लेकिन जैसे जर्मन इनकी शिप पे अटैक करते हैं तो इनकी कांग्रेस के अंदर ये बात आती है कि अब हमें इसके ऊपर अटैक करना है, जर्मनी के ऊपर। अब हम बाकायदा वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये काम चल ही रहा था कि बीच में एक जिमरमैन टेलीग्राम भी आता है। जिमरमैन टेलीग्राम क्या था कि जर्मनी जो है वो मैक्सिको से बात कर रहा था रिगार्डिंग वर्ल्ड वॉर वन, क्या वर्ल्ड वॉर वन में हमारा साथ दें। ये यूएसए के लिए इसलिए थोड़ा सा परेशानी का मामला है क्योंकि यूएस और मैक्सिको बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक हो गया। तो इन सब की वजह से 2 अप्रैल 1917 को वुडरो विल्सन जो हैं वो अनाउंस करते हैं वॉर, और ये जाते हैं जी अटैक करते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी 1914 से शुरू हुई भी जंग जो 1914 में शुरू हुई उसने यूरोप को इतना ड्रेन कर दिया था कि अब फाइनल अटैक यूएसए ने किया, और यूएसए का अपना तो कोई खैर लॉस नहीं था इसमें। जंग हो जाती है खत्म, वर्ल्ड वॉर वन आ जाती है एंड के ऊपर। सही है, इस पॉइंट पे आके वर्ल्ड वॉर वन हो जाती है एंड। यूएसए आया, यूएसए ने जी सेंट्रल पावर्स को जितवा दिया, यूएसए वन। अब देखो आफ्टर मैथ, और बड़े गौर से देखना है इसको, इसके आफ्टर मैथ पे सवाल बनेगा। यूरोप क्या है? वॉर टॉर्न। जो जीता, वॉर की स्पेलिंग वॉर टॉर्न हो गया। जो जीता वो भी लॉस में, तबाही हुई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हारे वो तो गए, मैन पावर भी गया और आपकी इंडस्ट्रीज भी खराब हुई सारी के सारी। उसके बाद कोई और पावर जो है वो जनरेट ही नहीं हो रही यहाँ पे। यूएसए का इकोनॉमिक बूम आ गया। ठीक है, क्योंकि इसने कर्जे भी दिए, इसने वेपनरी भी बेची, यूएसए इंडस्ट्रियलाइज हो गया। ठीक है, इसके अलावा यूएसए ने जी अपने पास लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज हो गया, वेमेन की पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ गई, इनके सोशली सारा कुछ। यूएसए की अब एक से है यहाँ पे बिकॉज बाकी सब तो तबाह हो चुके हैं।
तो जो यहाँ पे वुडरो विल्सन साहब होते हैं, कहते हैं जी हम फ्यूचर वॉर्स को अवॉइड करने के लिए, हाँ, उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए फ्यूचर वॉर को अवॉइड करने के लिए। 14 पॉइंट्स के अंदर था कि जी तमाम लोग एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी है, जो बाउंड्रीज हैं, उसको क्लेम मतलब ये करेंगे कि जी एक दूसरे को मानेंगे। सी जो है वो खुला हुआ होगा तमाम लोगों के लिए। जो टेरिटरीज वॉर के दौरान कैप्चर हुई ना, उनको रीड्रॉ करेंगे हम, यानी वापसी दिया जाएगा, बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाएगा यहाँ पे। और एक आखिरी बात उन्होंने की कि हम जी लीग ऑफ नेशंस बनाएंगे। लीग ऑफ नेशन समझ लें मॉडर्न डे यूनाइटेड नेशंस है, जिसका आप सबको पता है यूनाइटेड नेशंस क्या काम करे, एग्जैक्टली यही लीग ऑफ नेशंस था। तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल हो जाती है। ये क्यों फेल होती है, क्या सारा सिलसिला था, ये हम कनेक्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में। कि वर्ल्ड वॉर 2 की जो कॉजेज हैं वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के जो आफ्टर मैथ है ना उसमें से आए। तो फॉर द टाइम बीइंग लेक्चर को हम यही एंड करेंगे। और आप लोगों ने क्या क्या चीजें तैयार करनी है इसके अंदर वो मैंने आपको बता दिया। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।